जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने वैदिक सिविलाइजेशन में आर्यंस के ओरिजिन कहाँ से हुआ है इसके बारे में पढ़ा। फिर आर्यंस किस तरीके से भारत में आए उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने लास्ट क्लास में हमने वैदिक साहित्य के बारे में, वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने वेदों के बारे में पढ़ा, ब्राह्मणास, आर्यनकास और जितने भी हमारे लिटरेचर्स थे उनके बारे में पढ़ा। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है अर्ली वैदिक पीरियड में किस तरीके का सोशल ऑर्गेनाइजेशन था उस टाइम पर। इसके अलावा इनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, मतलब पॉलिटिकली ये लोग किस तरीके से काम करते थे। फिर यहाँ पर हम इनकी इकोनॉमिक कंडीशन, इनकी रिलीजियस, इनकी धार्मिक क्या क्या इनके बिलीफ्स थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास जो रहेगी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी, क्योंकि आज की क्लास में हमें जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं उससे हमें इनकी सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि जो अर्ली वैदिक पीरियड के जो लोग थे, आर्यंस जो थे, वो किस तरीके से उनका सोशली वो किस तरीके से एक्टिव थे, या उनकी पॉलिटिकल क्या था। ठीक है, इसके अलावा रिलीजियस उनकी क्या बिलीव्स थे, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी क्या थी। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेक्चर। तो अगर हम बात करें अर्ली वैदिक पीरियड की, तो मैंने आपको ड्यूरेशन बताया था अर्ली वैदिक पीरियड का 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। अप्रोक्सीमेटली ये जो ड्यूरेशन रहा है ये अर्ली वैदिक पीरियड का रहा है। अब जैसे कि हमने बात की कि आर्यंस जो हैं, ठीक है, जो सबसे प्रोमिनेंट थ्योरी ये मानी जाती है कि जो आर्यंस आए थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे। जो मैक्स मुलर की थ्योरी थी, सेंट्रल एशियन थ्योरी, उसको एक्सेप्ट किया कि आर्यंस जो हैं पहले सेंट्रल एशिया से यूरोप की तरफ गए और वहां से फिर वो लौट करके ईरान के थ्रू किधर आए, भारत में आए। ठीक। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आर्यंस भारत में आएंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर भारत में कुछ लोग तो रह रहे होंगे उस टाइम पर। जैसा कि हमने पढ़ा कि हड़प्पन संस्कृति का एक कारण और भी कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि उनके पतन के पीछे वैदिक सभ्यता या आर्यंस जिम्मेदार हैं। बट कोई तो इस एरिया में था, नॉर्थ वेस्ट एरिया में, जहां पर अर्ली वैदिक जो आर्यंस थे वो आए थे। तो बेसिकली इनको ऋग्वेद में जो कहा गया है, जो यहां पर रहा करते थे, इनको बोला गया है दासास। और एक और कम्युनिटी यहां पर थी जिसको उसमें ऋग्वेद में बोला गया है दस्यूस। तो बेसिकली अर्ली टाइम पर जब वैदिक यहां पर आए, ठीक है, तो सबसे पहला जो उनका कन्फ्लिक्ट हुआ वो जो थे वो क्या कहलाते थे, वो दसास कहलाते थे और दस्यूस कहलाते थे। ठीक है। तो हमारे जो ऋग्वेद में दिया है, ठीक है, तो ये जो जो कम्युनिटी हुआ करती थी, एक दासास और एक दस्यूस। ठीक है। सबसे पहले आर्यंस ने इनको, मतलब इनसे लड़ाई लड़ी और इनको खत्म किया। ठीक। अब इसमें जो लोग बच गए, जैसे कि हम बात करें कि जो लोग बच गए उनको ये क्या बना लेते थे, उनको बना लिया था इन्होंने स्लेव। मतलब इनमें से लड़ाई लड़ने के बाद जो बच गए, ठीक है, उनको क्या बना लेते थे, स्लेव बना लेते थे। अगर हम दसास की बात करें तो इनके प्रति थोड़े से वैदिक वाले जो आर्यंस जो थे वो थोड़े से सॉफ्ट थे। लेकिन अगर हम ये दस्यूस की बात करें तो इनके खिलाफ बहुत ही हार्श थे। अगर हम बात करें आर्यंस की, तो ऋग्वेदिक काल में ये चीज मेंशन्ड है कि जो दस्यूस थे इनके खिलाफ जो आर्यंस थे वो बहुत ज्यादा हार्श हुआ करते थे। क्लियर, ये चीज क्लियर हुई। ठीक। अब आर्यंस के पास ऐसा क्या था कि वो यहां पर आए हुए, यहां पर ऑलरेडी जो रह रहे थे लोग, उनको इतनी आसानी से आर्यंस ने हटाया। मतलब आर्यंस के पास कोई ना कोई पावर रही होगी, उनके पास कोई ना कोई ताकत रही होगी कि भाई उन्होंने अपने एनिमीज को जो हटाया, तो उनकी सबसे बड़ी सक्सेस का कारण क्या था। ठीक। तो अगर हम आर्यंस की बात करते हैं, ठीक है, तो आर्यंस एक देव को बहुत ज्यादा पूजा करते थे। अगर हम अर्ली वैदिक काल की बात करें, जो है इंद्र। इंद्र को ये लोग जो हैं वो पुरंदर कहा करते थे। इंद्र को पुरंदर नाम से जाना गया है।
या इसको माना गया है ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, मतलब किलों के विध्वंसी, मतलब ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स। ठीक है, इसका मतलब है पुरंदर का मतलब है ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स। ठीक, ये इसका मतलब है ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स। तो ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स कहा जाता था पुरंदर, और ये इंद्र भगवान की जो है वो बहुत ज्यादा पूजा किया करते थे। ठीक, अब आर्यंस की जो सक्सेस हुई, ठीक है, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो इनके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो था रथ, चैरियट। आपने देखा होगा महाभारत में रथ का बड़ा ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। आपने देखा हो सामने घोड़े लगे रहते थे, पीछे बग्गी रहती थी, और वो रथ, घोड़ा जो था वो उस बग्गी को दौड़ाता था, तो उसे क्या कहा जाता था? रथ। तो जो अर्ली आर्यंस थे, इनका जो सबसे बड़ा हथियार था वो था रथ, चैरियट। ठीक है, तो ये चैरियट्स कौन चलाते थे? ये चैरियट जो चलाते थे ये हॉर्सेस चलाते थे, घोड़े चलाया करते थे। आपने देखा होगा महाभारत काल में, जो महाभारत में जो रथ चला करता था उसको घोड़े चलाया करते थे। तो एक तरीके से ये माना जा सकता है कि भारत में, अगर हम बात करें भारत में, रथ को लाने वाले, ये जो रथ था चैरियट, इसको लाने वाले माने जाते हैं आर्यंस। आर्यंस के पहले यहां पर रथ का कोई अवशेष नहीं मिला था, क्योंकि जब हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन या हम इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हमने पढ़ा था तो उसमें हॉर्सेस के ट्रेसेस या घोड़ों के ट्रेसेस बहुत कम मिले थे। मतलब जाहिर सी बात है कि वो रथ का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो रथों का इस्तेमाल करने वाले या भारत में उसको इंट्रोड्यूस करने वाले जो माने जाते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, वो कौन माने जाते हैं? आर्यंस माने जाते हैं। तो आर्यंस अपने साथ क्या लेके आए? रथ लेके आए, जो कि इनको युद्ध में बहुत ज्यादा फायदा देता था। ठीक ठीक, तो यहीं से क्या हुआ? घोड़ों का इंपॉर्टेंस शुरू हुआ। ठीक है, अब इसके बाद जब आर्यंस यहां पर आए तो मैंने आपको बताया था दसाज और दस्यूस को तो उन्होंने खत्म किया, इसके बाद भी इनका कन्फ्लिक्ट चलता रहा। ठीक है, आर्यंस का कन्फ्लिक्ट चलता रहा। तो ये जो दसास और दस्यूस माने जाते हैं, ये प्री आर्यंस माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? प्री आर्यंस। ठीक, प्री आर्यंस का मतलब आर्यंस के पहले जो यहां रहा करते थे उनको क्या कहा गया है? प्री आर्यंस। ठीक, तो एक तो कन्फ्लिक्ट इनके साथ था, प्री आर्यंस के साथ, उनको हटाना था, और दूसरा इनका आपस में भी एक दूसरे के प्रति कन्फ्लिक्ट था। देखिए, कई सारे ट्राइबल्स हुआ करते थे, मतलब ये आर्यंस जो थे ये कई सारे ट्राइबल्स में बटे हुए थे, तो इन ट्राइबल्स का आपस में भी कन्फ्लिक्ट था। ठीक है, और ये कन्फ्लिक्ट कई बार इतना ज्यादा हो गया था कि इनको आपस में एक दूसरे से लड़ने के लिए भी कई बार नॉन आर्यंस की भी जरूरत पड़ती थी। देखिए, नॉन आर्यंस मतलब जो वेदों को नहीं मानते थे, वो क्या कहलाते थे? नॉन आर्यंस। ठीक है, तो आर्यंस जो हुआ करते थे ये आपस में लड़ा करते थे, और कई बार जब इनकी आपस में लड़ाई हुआ करती थी तो इनको कई बार नॉन आर्यंस की भी मदद लेनी पड़ती थी। किसकी मदद लेनी पड़ती थी? नॉन आर्यंस की। ठीक, अब वैसे अगर हम बात करें ट्रेडिशन के आधार पर, मतलब अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, जो हमारे आर्यंस थे, ठीक है, जो आर्यंस थे वो बेसिकली 5 ट्राइब्स में डिवाइडेड थे। कितनी ट्राइब्स में डिवाइडेड थे? 5 ट्राइब्स में ये आर्यंस क्या थे? डिवाइडेड थे, और इन्हीं 5 ट्राइब्स को क्या कहा जाता था? पंचजना। ये आपको याद रखना होगा कि ये जो आर्यंस थे ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ये 5 ट्राइब्स में डिवाइडेड थे, और इन्हीं ट्राइब्स को बोला जाता था पंचजना। ठीक है, पंचजना जो है वो इन्हीं ट्राइब्स को बोला जाता था। क्लियर? अब मैंने आपको बताया कि कई बार जो ट्राइबल्स थे, ये मतलब जो आर्यंस थे, वो आपस में ही लड़ते थे, और इसके लिए उनको नॉन आर्यंस की मदद लेनी पड़ती थी। अगर हम उस टाइम पर बात करें तो आर्यंस की जो 2 सबसे महत्वपूर्ण रूलिंग क्लास थी, अगर हम बात करें जो उस टाइम पर रूल कर रहे थे, उनमें एक थे भारतास। ये आपको कहानी बहुत ध्यान से सुननी होगी। एक थे भारतास, ठीक है, और जो दूसरे हुआ करते थे वो हुआ करते थे त्रित्सु।
तो एक भारताज हुआ करते थे और दूसरे क्या हुआ करते थे, त्रित्सु। ठीक है, ये जो उस टाइम पर, ठीक है, और ये उस टाइम पर आर्यंस की सबसे रूलिंग क्लास मानी जाती थी। और इनको जो इनके पुरोहित, या एक तरीके से कहा जाए जो इनके पुरोहित हुआ करते थे, वो थे वशिष्ठ। आपने नाम सुना होगा वशिष्ठ का। तो वशिष्ठ क्या हुआ करते थे, इनके पुरोहित हुआ करते थे। और उस टाइम पर भारतास और त्रित्सु जो थे वो आर्यंस के रूलिंग एक तरीके से क्लेन मतलब या ट्राइब कह लीजिए। ठीक है, तो अब आप याद करिए जो अपना जो अब ये भरत जो कबीला था, भरतास जो कबीला था, इसी के एक राजा थे भरत। इसी के क्या थे, एक राजा थे भरत, और जिनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। आपने देखा होगा कि अकॉर्डिंग टू वेद, अगर हम वेद करें तो हमारा जो ये देश भारतवर्ष पड़ा था, ये इन्हीं भारताज में एक राजा हुआ करते थे कबीले भरत, जिनके नाम पर ये हमारे देश का नाम पड़ा था भारतवर्ष। भारतवर्ष ये भरतास के जो, ठीक है, भरत के जो थे ये उसी कबीले के एक मेंबर थे। ठीक, अब ये जो भारतास थे, ठीक है, ये जो भारतास थे, अब यहां पर उस टाइम पर एक युद्ध हुआ था जिसको आप 10 राजन वॉर के नाम से जानते हैं। 10 राजन वॉर, ठीक है, मतलब 10 राजन का युद्ध। ठीक है, बैटल ऑफ 10 किंग्स, ये हुआ था 14th सेंचुरी बीसी में। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूं, चूंकि ये नोट्स में मेंशन नहीं है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये इसको नोट करते रहिएगा आप कॉपी में, एक एक पॉइंट आप नोट करते रहिएगा। तो ये जो 10 राजन युद्ध था, ठीक है, ये 14th सेंचुरी बीसी में हुआ था। ठीक है, अब ये हुआ किनके किनके बीच था, तो ये जो भारतास हैं, ठीक है, ये जो भारतास हैं, इन्हीं कुल के एक राजा हुआ करते थे सुदास। इसी कुल के, ये भारतास कुल के एक राजा हुआ करते थे सुदास, और इनके बीच और इस टाइम पर 10 किंग हुआ करते थे, 10 किंग्स। इनके बीच में ये युद्ध हुआ था। मतलब एक तरफ थे भारता क्लेन के सुदास, और दूसरी तरफ जो थे वो 10 राजा थे, इसीलिए इसको 10 राजन वॉर कहा गया, बैटल ऑफ 10 किंग्स। ठीक, तो ये सुदास और ये जो 10 राजा हुआ करते थे, इनके बीच में यही युद्ध हुआ। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये सुदास कौन थे, भारता किंग थे। ठीक है, ठीक है, और ये जो हुआ करते थे, इनके और 10 राजाओं के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, अब आपको ये भी याद रखना है कि ये जो युद्ध हुआ था, ये किस नदी के किनारे हुआ था, तो ये परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। ये किस नदी के किनारे हुआ था, परुष्णी नदी के किनारे हुआ था 10 राजन युद्ध, जिसमें सुदास एक तरफ थे और 10 जो किंग हुआ करते थे वो एक तरफ थे। ठीक है, तो इसका जो ये जो इस नदी के किनारे हुआ था, ये परशुना नदी के किनारे हुआ था। और इस युद्ध में जो थे सुदास जो थे, इनकी विक्ट्री हुई थी। मतलब इस युद्ध में क्या हुआ था, सुदास ने इन 10 राजाओं को हरा दिया था। ठीक है, तो एक तरीके से उस टाइम पर ये जो भरत कबीला था उसकी सुप्रीमेसी एक तरीके से डेवलप हो गई थी, क्योंकि इस 10 राजन युद्ध में सुदास ने इन 10 राजाओं को हरा दिया था। अब ये जो 10 राजा हारे थे, ठीक है, इनमें एक कबीला हुआ करता था पुरुष। ये जो 10 राजा हारे थे, इनमें एक कबीला हुआ करता था पुरुष, और एक तरफ जो जीत के आए थे वो थे कौन थे, भरता भारता क्लेन वाले जीत के आए थे, भारतास वाले। और ये पुरुष जो एक इनमें से 10 में से थे, ये जो हारे थे, इन दोनों ने बाद में क्या कर दिया, हाथ मिला लिया। ये जो भारता क्लेन के थे वो, और ये जो पुरुष थे, इन्होंने हाथ मिला लिया, और इससे एक नया जो ट्राइब है, रूलिंग ट्राइब है, उसका जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा कुरुज। आपने महाभारत में जो पांडव और कौरव देखे हैं वो सब कुरु हुआ करते थे, वो कुरुज ही थे। उनका जो ट्राइबल क्लेन था वो क्या था, कुरुज था। तो ये जो भारता था और पुरुष था, ठीक है, इन दोनों ने बाद में हाथ मिला लिया, और हाथ मिलाने के बाद
एक नई ट्राइब बनी जो था कुरूज। ठीक है, और इन्हीं कुरूज ने ऊपर जो हमारा अपर गैंगटिक बेसिन है वहां पर रूल करना शुरू किया। तो आपको पूरी स्टोरी लाइन समझ में आई। सबसे पहले तो आर्यंस जब यहां आए तो दसाज और दस्यूस से उन्होंने युद्ध किया। प्री आर्यंस जो यहां रह रहे थे उनसे कन्फ्लिक्ट हुआ। फिर धीरे धीरे इनका आपस में कन्फ्लिक्ट होने लगा। तो उस टाइम पर जो भारता राजा थे सुदास, उनका 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ परसुनी रिवर के किनारे, जिसमें जो सुदास हुए वो विक्ट्री हुई। और फिर ये जो भारता क्लेन के सुदास थे और पुरुष थे ये मिलके क्या बन गए, कुरु बन गए। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है इनका जो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम था वो था जो रथ हुआ करते थे, जो घोड़ों की मदद से दौड़ा करते थे, वो इनका सबसे बड़ा एक तरीके से मिलिट्री, एक तरीके से कहा जाए इनका सबसे बड़ा जो था वो रथ था। क्लियर हुआ ये सारी चीजें आपको? ठीक, तो यहां तक ये वाली चीजें जो हैं ये लिखी नहीं है एक्चुअली नोट्स में। ठीक है, तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक, इसके आगे अपन बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इनके, बात करें तो इनके सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मतलब सोशली इनके यहाँ किस तरीके की मतलब प्रणाली थी, मतलब इनके यहाँ जो शादी हुआ करती थी वो किस तरीके की थी, इनकी जो सोसाइटी बनी थी वो किस तरीके की बनी हुई थी। क्लियर? तो अगर हम सबसे पहले बात करें सोशल डिवीजन की, तो आपको याद रखना होगा इनके यहाँ एक सिस्टम चला करता था जो था वर्णा सिस्टम। आप सब जानते हैं वर्ण सिस्टम था इनके यहाँ। ठीक है, अगर हम बात करें तो इनिशियल लेवल पर अगर हम सोशल डिवीजन की बात करें तो इनके यहाँ कौन सा सिस्टम था, वर्णा सिस्टम। क्लियर? तो इनके यहाँ कौन सा सिस्टम था, वर्णा सिस्टम। क्लियर? अब ये जो वर्णा सिस्टम था, ठीक है, ये कितने वर्ण में डिवाइडेड था? तो यहां पर बेसिकली 4 वर्ण हुआ करते थे। एक होता था ब्राह्मण, दूसरा हुआ करता था क्षत्रिय, तीसरा हुआ करता था वैश्य, और चौथा हुआ करता था शूद्र। चौथा क्या हुआ करता था, शूद्र। तो जो वर्ण व्यवस्था थी इन 4 भागों में सोशल सिस्टम को डिवाइड किया हुआ था। पहले थे ब्राह्मण, ब्राह्मणास, दूसरे थे क्षत्रिय, तीसरे थे वैश्य और चौथे थे शूद्र। अब अगर हम वर्ण सिस्टम की बात करें तो ये जो अर्ली वैदिक पीरियड में ये जो वर्ण सिस्टम हुआ करता था ये ऑक्यूपेशन के आधार पर हुआ करता था। मैं आपको समझाता हूं ऑक्यूपेशन का मतलब क्या है। देखिए, जब हम वर्ण सिस्टम की बात करते हैं तो यहां पर वर्ण सिस्टम जो डिवाइडेड था वो 4 भाग में डिवाइडेड था। पहला था ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण वो कहलाते थे जो शिक्षा दिया करते थे, मतलब टीचिंग, मतलब जो टीचिंग प्रोफेशन का जो काम किया करते थे या जो शिक्षा दिया करते थे वो कौन सा क्लास कहलाता था, ब्राह्मण कहलाते थे। उसके बाद जो रक्षा करते थे, मतलब जो प्रोटेक्शन किया करते थे, ठीक है, उनको क्या माना गया, क्षत्रिय माना गया। एक तरीके से क्षत्रिय जो था वो रूलिंग क्लास था और वो क्या करता था, उसका मेन काम था अपनी जनों की या पब्लिक की सुरक्षा करना, मतलब उनको प्रोटेक्शन देना। ठीक है, तो क्षत्रियों का काम क्या था, युद्ध लड़ना और उससे अपने लोगों को सुरक्षा देना। अब अगर हम बात करें वैश्य की, तो उस टाइम पर ये जो किसान हुआ करते थे, मतलब जो एग्रीकल्चर का काम करते थे, या आप कह लीजिए एक तरीके से जो राजाओं का जो मतलब जो उनका लेन देन का काम या जो उनका हिसाब किताब लिखने का काम करते थे, तो ये कौन सी श्रेणी कहलाती थी, ये वैश्य कहलाती थी। ठीक है, और जो इन तीनों की सेवा करने के लिए बना था, मतलब इन तीनों को सर्विस देने के लिए बना था, वो कौन बना था, वो था शूद्र। तो शूद्र का काम ऐसा होता था कि जो कोई काम ना करता हो, उसका काम हो सिर्फ ये जो 3 लोग जो काम कर रहे हैं उनकी सेवा करना। ठीक है, मतलब पहले के समय में जो कोई काम नहीं करता था उसको माना जाता था शूद्र। मतलब उसका काम ही सिर्फ ये रहता था कि भैया इन तीनों की सेवा करो, इन तीनों की सेवा करो, क्योंकि भाई आपको कुछ काम तो करना है। अभी तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। देखो ब्राह्मण क्या कर रहे थे, शिक्षा दे रहे थे।
क्षत्रिय क्या कर रहे थे? युद्ध कर रहे थे, आपका प्रोटेक्शन कर रहे थे, मतलब लोगों की सुरक्षा कर रहे थे। अगर वैश्य की बात करें तो वो कृषि का काम कर रहे थे, वो इनके यहाँ बही खाता लिखने का काम और भी सारी चीजें वो कर रहे थे। लेकिन अगर हम शूद्र की बात करें तो शूद्र क्या कर रहे थे? इन लोगों को सर्विस दे रहे थे। ठीक है, तो शूद्र को माना गया है कि इन लोगों को सर्विस दे रहे थे। ठीक, अब आपने यहां पर देखा होगा हर किसी का अपना एक काम है। ठीक है, तो यहां पर जो पहले वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी या जो पहले सोसाइटी हुआ करती थी, ये ऑक्यूपेशन के आधार पर हुआ करती थी। मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई शिक्षा दे रहा है, ठीक है, तो भले ही वो ब्राह्मण कुल में उसने जन्म लिया हो या ना लिया हो, वो ब्राह्मण कहलाएगा। मतलब ब्राह्मण होना कोई जरूरी नहीं है कि किसी ब्राह्मण का पैदा होना है। उस टाइम पर प्री वैदिक पीरियड में यह माना जाता था कि जो जो काम कर रहा है उस आधार पर उसका वर्ण तय किया जाएगा। मतलब भले ही अगर मान लीजिए कि जैसे मैं अगर अपनी पर्टिकुलरली बात करूं तो मैं अभी पढ़ाने का काम कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं टीचर हुआ। ठीक, अब अगर मान लीजिए कि मेरे पिताजी वैश्य थे, ठीक है, मैं वैश्य के घर में पैदा हुआ, लेकिन चूंकि मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं इसलिए मुझे उस टाइम पर ब्राह्मण की उपाधि दी जाती थी। मतलब कि मेरा ऑक्यूपेशन इस वक्त क्या चल रहा है? टीचिंग चल रहा है, मैं किसी को कुछ चीज सिखा रहा हूं। इसका मतलब मैं क्या कहलाता था? ब्राह्मण कहलाता था। तो यहां पर जो शुरुआत में जो अर्ली वैदिक पीरियड में अगर हम बात करें तो जो वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्यूपेशन के आधार पर हुआ करती थी। ऑक्यूपेशन के आधार पर, वो ये नहीं था कि आप क्या किस कुल में आपने जन्म लिया है। तो ऑक्यूपेशन के आधार पर हुआ करती थी। इसीलिए उस टाइम पर एक लिखा गया था कि एक मेंबर ने एक बात कही कि मैं एक कवि हूं, आई एम अ पोएट। अगर बात करें उस टाइम की तो आई एम अ पोएट, ओके, आई एम अ पोएट, माई फादर इज अ फिजिशियन, माई फादर इज अ फिजिशियन and my mother is a grinder। इसका मतलब क्या है कि तीन अलग अलग लोग और उनके ऑक्यूपेशन अलग अलग। मतलब उनके जो पिताजी हैं वो फिजिशियन का काम करते थे, उनकी माँ जो है वो ग्राइंडर का काम करती थी और वो खुद पोएट थे। ठीक, इसका मतलब ही ये था कि ऑक्यूपेशन के आधार पर जो होगा ऋग्वेदिक काल में अगर हम बात करें तो ऑक्यूपेशन के आधार पर जो होगा वो तय होगा कि वो व्यक्ति जो है वो किस वर्ण का है। मतलब वो क्या काम कर रहा है इस पर तय होगा कि उसका वर्ण सिस्टम क्या है। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक, अब इसके आगे अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर था? ऑक्यूपेशन के आधार पर कि इंडिविजुअल का ऑक्यूपेशन क्या है। फिर इसके बात करें तो चार वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मैंने आपको काम बताया, ब्राह्मण का काम था टीचिंग देना, क्षत्रिय का काम था आपकी सुरक्षा करना, वैश्य का काम हुआ करता था कृषि करना और शूद्र का काम ऊपर तीनों को सेवा देना। अब यहां पर मैंने आपको बताया कि रिजिड नहीं थी, डिवीजन जो था यहां पर वो रिजिड नहीं था। देखिए रिजिड क्यों नहीं था कि भाई चलिए ठीक है कि भाई अगर मैं मान लीजिए कि चलिए वैश्य के घर में पैदा हुआ लेकिन अगर मैं टीचिंग कर रहा हूं, अगर मैं किसी को सिखा रहा हूं तो मतलब मैं ब्राह्मण हो गया। मतलब यहां पर कोई रिजिडिटी नहीं थी कि मतलब नहीं वैश्य क्या पैदा हुए हो तो आप वैश्य ही कहलाओगे, जैसी व्यवस्था बाद में बनी। लेटर वैदिक पीरियड में यही चीज रिजिड हो गई कि भैया ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है तो ब्राह्मण ही होगा लड़का, अगर क्षत्रिय के घर में पैदा हुए हो तो आप क्षत्रिय कहलाओगे, वैश्य के घर में हुए हो तो वैश्य कहलाओगे, शूद्र में तो शूद्र। मतलब बाद में ये चीज क्या हो गई? कंपलसरी हो गई, लेकिन शुरुआत में ये इतना रिजिड नहीं था। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ की जो सोसाइटी रही है, अगर हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें तो जो यहाँ की सोसाइटी रही है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है। देखिए पैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब होता है पितृसत्तात्मक। मतलब जहां पर जो घर के बड़े पिता हैं, ठीक है, जो बड़े पिता हैं उन्हीं के आदेश पर सारी चीजें होंगी। मतलब पैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब क्या होता है कि अगर घर में जो सबसे बड़े हैं पिताजी, ठीक है, तो उनके आदेशों का ही पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। मतलब वो जो कहेंगे वही चीजें होंगी।
क्लियर? तो आपको ये चीज समझनी होगी। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब ही यही था कि पितृ सत्तात्मक, मतलब पुरुषों के हाथ में सत्ता होगी। मतलब जो पुरुष कहेंगे, जो चीजें कहेंगे, वही चीजें जो होंगी लागू होंगी। तो इनकी जो सोसाइटी हुआ करती थी वो पैट्रियार्कल हुआ करती थी, मतलब पितृ सत्तात्मक। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके यहां जनरली जो हुआ करती थी वो मोनोगमी प्रेवलेंट था। मतलब अगर हम शादी की बात करें, ठीक है, मोनोगमी का मतलब होता है एक शादी करना। मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए कि हम, जैसे एक मेन की एक वुमेन से शादी, तो ये क्या होता था, मोनोगमी। ठीक है। तो जनरली अगर हम बात करें तो मोनोगमी इनके यहां हुआ करती थी, लेकिन कहीं कहीं जगह पर पॉलीगमी भी प्रचलित थी। पॉलीगमी का मतलब होता है एक मैन की मल्टीपल वुमेन से शादी, मतलब एक मर्द की कई औरतों से शादी, या एक औरत की कई मर्दों से शादी। ये क्या हुआ करता था, ये हुआ करता था पॉलीगमी। तो कुछ केसेस में पॉलीगमी भी मिला है और कुछ केसेस में मोनोगमी भी मिला है, और नियोग सिस्टम भी प्रेवलेंट था, मतलब एक तरीके से ब्रह्मचर्य रहना। जैसे आपने देखा हो महाभारत में जो भीष्म थे, ठीक है, वो उन्होंने पूरे जीवन ब्रह्मचर्य रहने की कसम खाई थी। तो मतलब उस टाइम पर नियोग सिस्टम भी मिला करता था। ठीक है। मतलब मोनोगमी भी था, पॉलीगमी भी था और नियोग सिस्टम भी था। तो कई चीजें क्या थी यहां पर प्रिवलेंट थी। ठीक है। ये चीज क्लियर हुई आपको? तो मैरिज सिस्टम जो हुआ करता था ये मोनोगमी हुआ करता था। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर चाइल्ड मैरिज का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। मतलब अगर हम ऋग्वेदिक काल की बात करें तो ऋग्वेदिक काल में चाइल्ड मैरिज, मतलब बच्चों की शादी का कोई ऐसा साक्ष्य जो है वो नहीं मिला है। क्लियर? तो बच्चों का जो है मैरिज का साक्ष्य नहीं मिला है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो ये कपड़े पहना करते थे, तो निव्ल, उतरिया और अंतरिया, ये इस तरीके के कपड़े पहना करते थे। निव्ल का मतलब होता है जो कमर के नीचे पहने जाए, उत्तरिया का मतलब होता है जो कमर के ऊपर पहने जाए, और अंतरिया मतलब जो सर पर पहना जाए। क्लियर? तो ये सारे जो हैं कपड़ों के जो प्रकार हैं ये पहना करते थे। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इनका जो हैबिटेशन था वो क्या था, तो ये लकड़ियों का काम किया करते थे, कॉटेजेस ऑफ वुड एंड थ्रेच। फिर इसके बाद ये बैम्बू और क्ले का भी इस्तेमाल किया करते थे, मतलब मिट्टी का भी ये इस्तेमाल क्या किया करते थे, किया करते थे। ठीक है। तो ये था इनका हैबिटेशन। अब अगर हम बात करें इनका खाना किस तरीके का था, ठीक है, तो ये खाना बेसिकली क्या खाया करते थे, दूध और उससे जुड़े हुए सारे प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो ये दूध और उससे जुड़े सारे प्रोडक्ट खाया करते थे, जिसको बोला जाता था शीर पाखो मोडना। ठीक है। तो ये जो दूध और उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो खाया करते थे। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वेजिटेरियन थे, ये नॉन वेजिटेरियन भी थे। मतलब ये गोट और शीप का मीट भी खाया करते थे। ठीक है। मतलब जो बलि चढ़ाया करते थे, सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलि चढ़ाना। तो पहले क्या करते थे ये लोग, जब बलि दिया करते थे तो फिर उसके बाद ये लोग क्या करते थे, उसे कंज्यूम भी करते थे। ठीक है। तो ये क्या किया करते थे, ये गोट और शीप भी खाया करते थे। क्लियर हुआ आपको ये सारी चीजें? ठीक। अब इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें तो ये सोमा और सूरा भी कंज्यूम किया करते थे। देखिए सोमा उस टाइम पर क्या था, एक ड्रिंक हुआ करता था, जैसे आज की डेट में आप वाइन कह लेते हैं। ठीक है। तो उस टाइम पर ये सोमा और सूरा भी एक तरीके का ड्रिंक हुआ करता था। ठीक है। जो ये कंज्यूम किया करते थे। ठीक है। जिसे उस टाइम पर जो कहा जाता है मदिरा, एक तरीके से मदिरा पान जो कराया जाता था, तो वो क्या करते थे, यही सोमा और सूरा का जो है ये क्या किया करते थे, सेवन किया करते थे। तो ये सिर्फ दूध के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते थे, ये गोट का, शीप के मीट का भी इस्तेमाल किया करते थे। इसके अलावा सोमा और सूरा को भी क्या किया करते थे, ये कंज्यूम किया करते थे। क्लियर? अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर दूध का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इनके यहाँ खाने में खास तौर पर। और अगर हम बात करें तो इनके यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल माना जाता था वो माना जाता था काऊ को। गाय की ये लोग बहुत ज्यादा, गाय को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते थे। देखिए आप याद करिए, आपको वैदिक संस्कृति जब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे तो वहां पर काऊ का कोई साक्ष्य नहीं मिला था।
वहां पर काऊ का, गाय का जो था वो कोई साक्ष्य नहीं मिला था। लेकिन अगर हम प्री आर्यंस की बात करें तो प्री आर्यंस में जो काऊ है, मतलब जो गाय है, उसका बहुत ही ज्यादा महत्व हुआ करता था, बहुत ज्यादा महत्व हुआ करता था। और उस टाइम पर अगर बात करें तो गाय को मारना सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। मतलब आपने गाय को मारा है, मतलब आपने एक तरीके से जघन्य अपराध किया है। तो यहां पर साफ साफ कहा जाता था कि भैया गायों को नहीं मारा जा सकता, किसी भी कीमत पर गाय को नहीं मारा जा सकता। क्लियर? तो आपको ये समझना होगा कि गायों के लिए प्रति इनका जो था वो बहुत ज्यादा संवेदनशील हुआ करते थे, खासतौर पर अगर देखा जाए तो। क्लियर? तो जो इनकी गायों को लेकर के जो नीति थी वो बिल्कुल क्लियर थी कि भैया गायों को कुछ भी करके, और गायों को मारना सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। क्लियर? तो ये इनका पूरा सोशल डिवीजन था। आपको समझ में आया सोशल डिवीजन में क्या क्या था? ये इनका वर्ण सिस्टम में बटा हुआ था। और अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें तो काम के आधार पर वर्ण तय होता था। मतलब वहां पर जन्म के आधार पर नहीं होता था, वहां पर काम के आधार पर होता था। दूसरा, पितृसत्तात्मक सोसाइटी थी इनकी, पुरुषों की ही चला करती थी। इसके अलावा मोनोगमी भी हो, पॉलीगेमी भी हो, ये भी मिलता था। इसके अलावा नियोग सिस्टम भी मिलता था। चाइल्ड मैरिज बिल्कुल नहीं पाया जाता था। खाने की बात करें तो खाने में ये लोग दूध और उसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गायों को मारना पूरी 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 तरीके से जो क्या था, वो बिल्कुल एकदम बिल्कुल नहीं अलाउड था कि आप गाय को मार सकते हो। क्लियर? तो ये अर्ली वैदिक पीरियड का सोशल डिवीजन था। अब हम आ जाते हैं इनके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पर। इनकी पॉलिटी किस तरीके से हुआ करती थी, मतलब इनके यहां जो पॉलिटिकल वो था वो किस चीज पे डिपेंड करता था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो सिस्टम चला करता था, अगर मैं बात करूं, ये एक बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें आर्यंस की, तो यहां पर इनके कबीले का एक चीफ हुआ करता था जिसको ट्राइबल चीफ कहते थे। मैंने आपको बताया था ये सब कबीले थे, और इन कबीलों का एक चीफ हुआ करता था जिसको ट्राइबल चीफ कहा करते थे सेंटर में। ठीक है? क्योंकि इनकी लीडरशिप, मतलब इसी व्यक्ति की लीडरशिप में युद्ध हुआ करते थे, और इसी को इनके समय में बोला जाता था राजन। आपने कई बार महाभारत में सुना होगा, हे राजन। राजन का मतलब ही हुआ करता था ट्राइबल चीफ, जिसके नेतृत्व में युद्ध हुआ करते थे। ठीक है? तो अब अगर हम बात करें ऋग्वेद की, ठीक है, तो ये जो पोस्ट हुआ करती थी ये हेरिडेटरी हुआ करती थी। मतलब ये जो पोस्ट हुआ करती थी ये हेरिडेटरी हुआ करती थी। हेरिडेटरी का मतलब ये था कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। राजा का बेटा जो है वो उसका सबसे प्रमुख उत्तराधिकारी हुआ करता था। अगर किसी राजा को यह लग जाता था कि उसका बेटा उतने सक्षम नहीं है, तो वो किसी बेटे को गोद लेकर के फिर ही उसको अपना उत्तराधिकारी माना करता था। तो ये जो राजा की पोस्ट हुआ करती थी ये हेरिडेटरी हुआ करती थी। ठीक है? लेकिन अगर हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें तो ऐसा नहीं था कि राजा के पास सारी पावर थी। मैं अर्ली वैदिक पीरियड की बात कर रहा हूं, अभी मैं पोस्ट वैदिक पीरियड पे नहीं जा रहा हूं। अर्ली वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें तो जो पोस्ट थी वो हेरिडेटरी तो थी, लेकिन इनके पास एक्सट्रीम पावर नहीं थी, मतलब अनलिमिटेड पावर्स नहीं थी। उस टाइम पर इनको कंट्रोल करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था वो था समिति। अभी हम आगे पढ़ेंगे ये समिति क्या है। अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे ये समिति क्या है। ये एक असेंबली हुआ करती थी। ये क्या हुआ करती थी? एक असेंबली हुआ करती थी जो बेसिकली राजा का चुनाव करती थी। मतलब यहां पर भी भले ही पोस्ट हेरिडिटरी थी, लेकिन राजा जो था वो समिति के द्वारा चुना जाता था। ठीक है? समिति के द्वारा चुना जाता था, और अगर वो राजा कोई गलत काम करता है या कुछ ऐसा काम करता है जो उस समिति को ये लगता है कि ठीक नहीं है,
तो ये समिति को ये अधिकार था कि वो राजा को हटा सकते हैं पोस्ट से और दूसरा राजा बिठा सकते हैं। क्लियर? तो आप इस बात को समझिए कि जो समिति हुआ करती थी उस टाइम पर वो राजा को कंट्रोल करती थी, तो राजा के पास अनलिमिटेड पावर नहीं थे। ठीक है? और ये जो राजा का चुनाव किया करती थी, ये कौन किया करती थी? ये समिति किया करती थी। और ये जो राजा बनता था, इसको माना जाता था पूरे ट्राइब का प्रोटेक्टर, मतलब संरक्षक। एक तरीके से कहा जाए तो किंग को क्या माना जाता था? अपने कबीले का संरक्षक, ट्राइब, प्रोटेक्टर ऑफ हिज ट्राइब। ठीक है? वो क्या करता था? वो अपने लोगों की रक्षा करता था, युद्ध किया करता था। क्लियर? और कई सारे काम वो किया करता था। क्लियर? तो यहां पर क्या था? एक तो सबसे पहली बात तो कि जो ये जो ट्राइबल पॉलिटी थी, ये एक तरीके से आप मोनार्की सिस्टम समझ सकते हैं, क्योंकि हेरिडेटरी था। ठीक है? और इसको हम नॉन मोनार्की भी कह सकते हैं, क्योंकि जब कभी समिति को ऐसा लग जाता था कि राजा कुछ गलत काम कर रहा है या कुछ ठीक नहीं कर रहा है, तो समिति को यह अधिकार था कि वो राजा को हटा सकती थी अपनी पोस्ट से और किसी दूसरे राजा को नियुक्त किया जा सकता था। ठीक है? तो एक तरीके से कहा जाए तो एक तरीके से हेरिडेटरी भी था, लेकिन अगर जनता या समिति जो है, वहां के जो लोग हैं, अगर वो चाहें तो राजा को बदल सकते थे। क्लियर? राजा को वो क्या कर सकते थे? बदल सकते थे। अब यहां पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस हुआ करती थी और भी कई लोगों के कुछ काम हुआ करते थे। अब जैसे बात करें, सबसे पहले जो यहां पर हुआ करते थे वो हुआ करते थे पुरोहित। पुरोहित मतलब उस टाइम के जो प्रीस्ट हुआ करते थे। ठीक है? जो एक तरीके से राजा को सलाह देने का काम करते थे और राजा के लिए जो यज्ञ वगैरह करने का काम करते थे, वो ये पुरोहित करते थे। तो पुरोहित के बेसिकली दो काम थे, एक तो राजा को सलाह देना और दूसरा राजाओं के लिए यज्ञ करवाना। ठीक है? तो ये क्या कहलाते थे? पुरोहित कहलाते थे। ठीक? तो आपको याद रखना होगा पुरोहित का काम क्या होता था। एक तो सबसे पहली बात तो कि ये राजा को सलाह दिया करते थे और दूसरा इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था, ठीक है, वो ये दिया करते थे, वो ये किया करते थे, इनके लिए अश्वमेध यज्ञ, राजाओं के लिए यज्ञ करवाया करते थे। क्लियर? तो उस टाइम पर अगर हम बात करें ऋग्वेद के टाइम पर, तो दो जो पुरोहित थे इन्होंने सबसे लीडिंग रोल प्ले किया था। एक थे वशिष्ठ, एक हुआ करते थे वशिष्ठ और एक हुआ करते थे विश्वामित्र। आपको याद रखना है उस टाइम पर दो पुरोहित हुआ करते थे, दो प्रीस्ट हुआ करते थे। तो इनका जो था उस टाइम पर सबसे मेजर पार्ट थे। तो वशिष्ठ हुआ करते थे और एक विश्वामित्र हुआ करते थे। विश्वामित्र ये वही हैं जिन्होंने गायत्री मंत्र को कंपोज किया है। कल मैंने आपको पढ़ाया था गायत्री मंत्र के बारे में, जो ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में है। तो उसको लिखने वाले कौन थे? विश्वामित्र। क्लियर? तो विश्वामित्र हुआ करते थे। ठीक है? तो आपको समझ में आया? तो पुरोहित का काम ये हुआ करता था। अब इसके बाद जो अदर इंपॉर्टेंट जो थे इसमें, वो हुआ करते थे सेनानी। वो हुआ करते थे सेनानी। सेनानी मतलब एक तरीके से आप मान लीजिए जो सेना का प्रमुख हुआ करता था, आर्मी चीफ, मतलब जो पूरी सेना का संरक्षण किया करता था, सेना को तैयार किया करता था, तो वो क्या कहलाता था? सेनानी। एक तरीके से आज की डेट में अगर हम बात करें तो आर्मी चीफ। ठीक है? आर्मी चीफ हुआ करता था। सॉरी। इसके अलावा भी कुछ और ऑफिसर्स भी हुआ करते थे। जैसे अब हम बात करें, अगले जो ऑफिसर हुआ करते थे वो थे ग्रामनी। ग्रामणी बेसिकली ये जो ग्राम हुआ करता था, एक्चुअली जो पूरा ट्राइब था, ठीक है, वो छोटे छोटे गांव में बटा हुआ था। तो उस गांव के जो हेड हुआ करते थे उसको बोला जाता था ग्रामणी। ठीक है? तो एक तरीके से जितने भी ये ट्राइबल हुआ करते थे, तो इनमें छोटे छोटे गांव हुआ करता था। ठीक है? और वो क्या कहलाते थे? ग्रामणी कहलाते थे। ठीक है? इसके अलावा भी और भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करती थी। अब जैसे अगर हम बात करें उस टाइम पर तो जो गांव का जो प्रमुख हुआ करता था उसको ग्रामणी कहते थे। और अगर हम अपने गांव घर की बात करें, घर घर जिसको उस टाइम पर मतलब जो हाउस है
उस टाइम पर घर को क्या बोला जाता था? घर को बोला जाता था कुला। घर को क्या बोला जाता था? कुला। और ये जो कुला का हेड हुआ करता था इसको बोलते थे कुलापा। कुला जो है उसका हेड हुआ करता था उसको क्या बोला करते थे? कुलापा। तो एक तो सबसे पहली बात, घर का जो मतलब एक तरीके से कुला का जो हेड हुआ करता था वो कुलापा होता था। अगर हम पूरे ग्राम की बात करें तो वो क्या हुआ करता था? ग्रामणी हुआ करता था। और ऐसे अगर कई सारे लैंड मतलब ऐसे कई सारे गांव का एक प्रमुख हुआ करता था जिसको बोला जाता था विस बोला जाता था। और जिसका अधिकारी कौन हुआ करता था? तो ये हुआ करता था विस्पति। तो आपको ये सब याद रखना होगा। घर का जो मुखिया हुआ करता था उसको कुलापा कहते थे। गांव का जो मुखिया हुआ करता था उसको ग्रामणी कहते थे। और पूरे कई सारे गांव को मिला करके जो वो हुआ करता था प्रधान, उसको क्या बोला करते थे? विस्पति बोला करते थे। क्लियर? और इन सारी चीजों को मिला करके जो पूरे गांव है सबको मिला करके जो जना बना करता था, मतलब ट्राइब में पूरे ट्राइब में जो लोग रहा करते थे उनको जना बोला करते थे। उनका जो हेड हुआ करता था उसको बोला जाता था गोपा। उसको क्या बोला जाता था? गोपा। क्लियर? तो आपको याद रखना है कुला का क्या किया करता, कौन था? कुलापा। ग्राम का कौन था? ग्रामणी। विस का कौन था? विस्पति। और जन का क्या था? गोपा। अब मैंने आपको बताया था कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। मैंने आपको बताया था ये समिति के बारे में। ये समिति क्या करती थी? इसका मुख्य काम क्या था? राजा का चुनाव करना। और जब राजा बदतमीजी करे या कुछ ऐसी गलत काम करे तो राजा को तुरंत हटा देना। यह काम इस समिति का हुआ करता था। अब समिति के अलावा एक और भी ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था जिसको सभा कहते थे। सभा बेसिकली उस टाइम पर कबीले में जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, एल्डर्स, उनका पूरा ग्रुप माना जाता था सभा। मतलब जो उस टाइम पर बूढ़े या अनुभवी लोग हुआ करते थे उनके ग्रुप को क्या बोला जाता था? सभा। और अगर हम पूरे ट्राइबल्स को मिला लें, मतलब सारे लोगों को मिला लें, तो वो हुआ करता था समिति। समिति में याद रखिएगा सारे लोग थे। ठीक है? मतलब पूरी ट्राइब, मतलब उस पर्टिकुलर जगह पे जितने लोग रहते थे सब क्या कंबाइंडली क्या कहलाते थे? एक समिति कहलाते थे। और सभा जो हुआ करती थी वो वहां के बुजुर्ग लोगों की कमिटी हुआ करती थी। मतलब एक तरीके से बुजुर्ग लोगों की जो असेंबली हुआ करती थी। आप याद रखिएगा किंग का मतलब राजा का चुनाव करने का अधिकार सिर्फ समिति के पास था। समिति के अलावा और किसी के पास भी राजा को चुनने का और हटाने का दोनों का अधिकार उनके पास था। ठीक? इसके बाद अगर हम बात करें इसके अलावा जो हुआ करती थी वो एक और ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जिसको कहते थे विदत। ठीक है? तो ये बेसिकली जो विदत हुआ करती थी ये सबसे पहले जो असेंबली बनी थी, मतलब अर्लीस्ट अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो असेंबली बनी थी वो क्या बनी थी? विदर्थ। ठीक है? जिसको बाद में बदल के क्या हो गई? ये समिति हो गई। तो सभा हुआ करती थी, समिति हुआ करती थी, विदत हुआ करती थी। ठीक? अब अगर हम महिलाओं की बात करें, वुमेन्स की बात करें, ठीक है, तो सिर्फ इस समिति को छोड़ दिया जाए, ठीक है, मतलब ये जो समिति जहां पर राजा का चुनाव होता था इसको छोड़ दिया जाए, बाकी वुमेन्स को हर ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग में बैठने का अनुमति थी। मतलब वो सभा में भी अटेंड कर सकती थी, विधार्थी में भी अटेंड कर सकती थी, लेकिन सिर्फ समिति को छोड़ करके अगर बात करें तो वो बाकी जगह वुमेन्स को अलाउड था कि वो वहां पर मीटिंग में आ सकती है। क्लियर? वो ये वुमेन का था। अब अगर हम बात करें इनकी आर्मी की, पहले के समय में जो अर्ली वैदिक काल में जो आर्मी हुआ करती थी इनकी, वो आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनकी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। ये आपको याद रखना पड़ेगा, नॉट अ स्टैंडिंग आर्मी। अब देखिए स्टैंडिंग आर्मी का मतलब क्या होता है। देखिए स्टैंडिंग आर्मी का मतलब ये होता है कि युद्ध हो या ना हो, आर्मी में उस टाइम पर आर्मी रहेगी। जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें तो हमारी इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी क्या स्टैंडिंग आर्मी है? है। मतलब कि युद्ध अभी नहीं चल रहा है इंडिया का किसी से, लेकिन फिर भी हमारी आर्मी तो है। हमारी आर्मी पोजीशनड है अपनी अपनी जगह पर। हमारे यहाँ एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, इंडियन आर्मी है। ठीक? तो ये सब है, ऑलरेडी है, भले युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन उस टाइम पर अर्ली वैदिक पीरियड में
कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। जब युद्ध हुआ करता था तो यही ये जो ग्राम के लोग हैं, ग्रामीणी लोगों को, इन लोगों को बोल दिया करते थे, और ये जो सेनानी थे इनकी जिम्मेदारी थी कि तुरंत सेना को इकट्ठा कर लें। ठीक, मतलब कि उस टाइम पर कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। तो आपको याद रखना पड़ेगा, अर्ली वैदिक काल में स्टैंडिंग आर्मी जो थी वो नहीं थी, मतलब कोई परमानेंट आर्मी नहीं थी। अब इनकी आर्मी में कौन कौन हुआ करते थे? ठीक, तो आपने देखा होगा कि जनरली जो जितने हुआ करते थे वो पैदल चलने वाले सैनिक हुआ करते थे। एक तो फुट सोल्जर हुआ करते थे और दूसरे रथी हुआ करते थे। आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो जितने भी रथी रहे हैं, आपने महाभारत में देखा होगा युद्ध में, तो वहां रथी हुआ करते थे, महारथी हुआ करते थे, अतिरथी हुआ करते थे। तो वो सब क्या थे? वो सब रथी थे, चैरिएटर थे। ठीक है, इसके अलावा पैदल सेना थी, फुट सोल्जर्स थे। आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। बहुत सी चीजें हम जब कोई चीज देखते हैं तो वहां से भी चीजें हमें पता चलती हैं। तो एक तो सबसे पहली बात तो इनके जो पैदल सैनिक हुआ करते थे, फिर थोड़े थोड़े इनके जो हुआ करते थे वो ज्यादातर जो हुआ करते थे वो सब क्या हुआ करते थे? रथी हुआ करते थे। क्लियर? तो रथी हुआ करते थे इनके समय में। क्लियर? तो ये सारी चीजें इनके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थी। ठीक है भाई, देखिए एक राजा हुआ करता था जो जिसका काम था लोगों की सुरक्षा करना। इस राजा का चुनाव कौन करती थी? समिति करती थी। राजा हेरिडेटरी था, राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा। आपने देखा होगा कि जो है महाभारत काल में भी यही चलता था कि जो पुत्र हुआ करता था उसको एक तरीके से युवराज बनाया करते थे। क्लियर? युवराज बनाया जाता था। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें, अब चूंकि ये पोस्ट जो थी यहां पर अनलिमिटेड राइट्स नहीं थे, क्योंकि समिति जो थी अगर राजा कोई बदतमीजी करेगा तो उसको हटाने का भी करती थी। फिर यहाँ पर पुरोहित हुआ करते थे, ग्रामणी हुआ करते थे। पुरोहित का काम था राजा को सलाह देना और जो है उनके लिए यज्ञ करवाना। उस टाइम पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पुरोहित माने जाते थे वो एक तो थे वशिष्ठ और दूसरे थे विश्वामित्र। क्लियर हुआ ये सारी चीजें? ठीक, तो यहीं पर चीज लिखी है। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में बात करें, सबसे पहली बात तो ट्राइबल पॉलिटी हुआ करती थी, मोनार्की भी थी और नॉन मोनार्की भी थी। नॉन मोनार्की का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि कभी भी चाहे तो हटा सकते हैं। फिर पोजीशन किंग की हेरिडेटरी थी। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हुआ करते थे, मैंने आपको बताया। पुरोहित हुआ करता था, सेनानी हुआ करता था, ग्रामणी हुआ करता था, दूतास, प्रजापति, गोपाल। इसके अलावा अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करें तो कुला हुआ करता था जो घर का मालिक, ग्राम ग्राम का, विस विस कई गांव का, और जन्म मतलब पूरे ट्राइब का। ठीक, ट्राइबल असेंबलीज हुआ करती थी, मैंने आपको बताया सभा के बारे में, समिति के बारे में और विधत के बारे में। क्लियर? अब इसके बाद जो हम बात करते हैं वो बात करेंगे वैदिक काल की इकोनॉमिक कंडीशन की, मतलब इनकी अर्थव्यवस्था किस आधार पर थी। अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी। क्लियर? तो अगर हम इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें तो देखिए, जो बेसिकली माना जाता है एक तरीके से ऋग्वेद के, तो ये वैसे तो अगर कहा जाए तो ये इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें तो ये चरवाहे हुआ करते थे। मतलब ये क्या करते थे? पेस्ट्रोल थे। मतलब ये क्या करते थे? ये चरवाहे हुआ करते थे। ठीक है, जिनका मतलब चराने का काम होता था, और ये चरवाहे कहलाते थे। मतलब इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था? ये चरवाहे थे। ठीक है, धीरे धीरे फिर क्या हो गया? धीरे धीरे फिर ये एग्रीकल्चर भी करने लगे। तो एक तरीके से अगर इनकी इकोनॉमी की बात करें तो एक तरीके से बात करें तो ये एग्रो पेस्ट्रल इकोनॉमी हुआ करती थी। मतलब इनके यहाँ एग्रीकल्चर का भी इंपॉर्टेंस था, मतलब ये कृषि भी किया करते थे। इसके अलावा ये चरवाहे भी हुआ करते थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था इनके यहाँ काऊ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब हमें ये कैसे पता चला कि इनके यहाँ काऊ का इतना इंपॉर्टेंस है? क्योंकि अगर हम ऋग्वेद की बात करें कि देखिए, आर्यंस के बारे में जो भी पता चलता है वो कहां से पता चलता है? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में एक तो काऊ और दूसरा बुल, मतलब काऊ और बुल के बारे में बहुत बार मेंशन किया गया है। मतलब ऋग्वेद में कई बार काऊ और बुल के बारे में मेंशन किया गया है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो लोग हुआ करते थे ये पेस्टोरल हुआ करते थे, मतलब चरवाहे हुआ करते थे। इसी से ये चीज पता चलती है कि ये पेस्टोरल हुआ करते थे, मतलब ये चरवाहे हुआ करते थे। लेकिन ये कृषि का काम भी करते थे। ठीक है,
अब ये कृषि का काम करते थे, ये कैसे पता चला है? तो यहां से हमको एक हसिया मिला है, अगर हम बात करें लकड़ी का हसिया, ठीक, वुडन प्लाऊ, अगर हम बात करें जिससे हल चलाई जाती है, ठीक है। प्लाऊ की अगर हम बात करें तो वो प्लाऊ शेयर क्या कहलाता है? हल, ठीक है, जिससे हल चलाया जाता है, खेत जोता जाता है, ठीक है। तो ऋग्वेद में इसके बारे में भी मेंशन किया गया है, ठीक है। प्लाऊ जो है वो एक तरीके से हार्वेस्टिंग के लिए, सॉरिंग के लिए, थ्रेशिंग के लिए, इनके लिए अलग अलग सीजन्स में यूज किया जाता था। तो इससे ये पता चलता है कि एग्रीकल्चर भी इनके लिए इकोनॉमी का भाग था, और इसके अलावा ये चरवाहे भी हुआ करते थे। ये क्या हुआ करते थे? चरवाहे भी हुआ करते थे। क्लियर है आपको ये? ठीक। तो अगर हम बात करें पॉलिटिकल और, अच्छा ये सभा समिति विदर्भ और ये सारी चीजें तो पढ़ा दी हैं मैंने, ठीक। सोशल इकोनॉमिक कंडीशन में मैंने आपको बताया सबसे पहले तो ये एग्रो पेस्ट्रल इकोनॉमी थी इनकी, मतलब एग्रीकल्चर भी था और ये चरवाहे भी किया करते थे। इसके अलावा प्लाऊ फील्ड मिली है, ठीक है, जोता हुआ पूरा खेत मिल, जोते हुए पूरे खेत के बारे में बताया गया है, और उसके अलावा प्लाऊ शेयर के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। लकड़ी का बना हुआ था प्लाऊ शेयर, ठीक। आपको याद होगा कि जो कृष्ण जी के जो बड़े भाई थे बलराम, अगर हम बात करें तो वो प्लाऊ ही अपने साथ लेके चला करते थे, ठीक है। उनका जो हथियार हुआ करता था वो ये प्लाऊ ही हुआ करता था, ठीक है। तो उस टाइम पर प्लाऊ भी हुआ करता था, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स, मतलब ये जो अपने जो कीटनाशक है मैन्योर्स जो हैं उनके बारे में भी इनको आइडिया था। फिर ये बेसिकली कौन से क्रॉप्स उगाया करते थे? तो ये बार्ले और वीट को उगाया करते थे, ठीक है। इसके अलावा और भी क्रॉप्स उगाया करते थे, जैसे पैडी है, कॉटन है, ये सारी चीजें भी ये उगाया करते थे। क्लियर। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि एनिमल हस्बेंड्री, मतलब चरवाहे, मतलब ये जानवर पाला करते थे, ठीक है। ये भी इनका ऑक्यूपेशन हुआ करता था। तो अगर इकोनॉमिक तौर पर बात की जाए तो एक तो सबसे पहली बात ये कृषि एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड थे। इसके अलावा ये चरवाहों का भी, चरवाहे भी थे, मतलब एक तरीके से जो जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है, तो ये चरवाहे भी कहलाया करते थे। अब अगर हम बात करें इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस में, तो ये लोग बेसिकली मेटल का काम करना भी जानते थे। अगर हम बात करें तो ये लोग मेटल का जो है, मेटल वर्किंग भी जाना करते थे, मतलब मेटल का काम भी ये लोग क्या करते थे? जाना करते थे। क्योंकि यहां पर जो है एक टर्म यूज किया गया, आयास, ठीक है, आयास टर्म यूज किया गया, ठीक है। तो आयास का मतलब होता था यूज फॉर, ये होता था कॉपर के लिए और ब्रॉन्ज के लिए, मतलब ये कॉपर और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया करते थे। इसीलिए ये माना गया कि ये क्या करते थे? मेटल का भी काम जो है आर्यंस किया करते थे। क्लियर। तो मेटल्स का भी काम ये लोग क्या किया करते थे? किया करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये पोट्री बनाने का, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने का भी काम करते थे, मतलब ये पॉटरी मेकर भी हुआ करते थे, मतलब ये मिट्टी के बर्तन भी बनाया करते थे। क्लियर। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो हरियाणा में एक जगह है भगवानपुरा, हरियाणा में एक जगह है भगवानपुरा, ठीक है। वहां से कई सारे अवशेष जो मिले हैं पोट्री के, वो पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री मिली, पेंटेड ग्रे वेयर, पीसीडब्ल्यू, ठीक है। तो पीसीडब्ल्यू पोट्री इनके यहां मिला करती थी। इसके अलावा इनके यहां एक और तरीके की पोट्री मिला करती थी, ओसीआर, मतलब ओकरे कलर्ड पॉटरी, ओकरे कलर्ड पॉटरी, OCW, ठीक है। तो ये भी पोट्री यहां पे मिली है, मतलब ये लोग पोट्री का भी काम ये लोग जानते थे, ठीक है। इसके अलावा ये लोग मेटल वर्किंग भी किया करते थे। तो अगर हम क्राफ्ट्स एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो क्राफ्ट्स एंड टेक्नोलॉजी में ये बेसिकली क्या क्या करते थे? ये देखिए लकड़ी का काम भी करते थे, मेटल का काम भी करते थे, अर्थनवेयर, टैनरी। फिर इसके बाद अगर हम बात करें ये स्पिनिंग और वीविंग का काम भी किया करते थे, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये मेटल स्मिथ कहलाते थे, जो मैंने आपको बताया अपा, आयास, कॉपर एंड ब्रॉन्ज के बारे में। फिर इसके बाद बात करें तो ये फिजिशियंस भी हुआ करते थे। हर्बल प्लांट्स, मतलब ये जो जड़ी बूटी का काम करना, ये सारी चीजें करना, मतलब इनके यहाँ वैद्य हुआ करते थे। जो फिजिशियंस जो थे ये क्या हुआ करते थे?
वैद्य हुआ करते थे, जो मतलब जड़ी बूटियां लेकर के आते थे जिससे वो ठीक करते थे। ठीक है, इसके अलावा पोट्री मेकिंग भी इनके यहाँ होती थी। ठीक है, ऑकरे कलर्ड पोट्री और पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री मिली है। ठीक है, आप याद करिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में आपको कौन सी पोट्री मिलती थी, वहां पर जो पोट्री मिलती थी वो रेड कलर की मिलती थी। यहाँ पर कौन से कलर की मिल रही है, ग्रे कलर की मिल रही है। अब अगर हम बात करें मीडियम ऑफ एक्सचेंज की, तो यहां पर आदान प्रदान किस तरीके से किया जाता था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आपको मैं वैदिक इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि वहां पर बार्टर सिस्टम का यूज किया जाता था। ठीक है, मतलब चीजों को दिया जाता था, वहां पर कोई पेपर करेंसी नहीं थी, या हम कहें कोई सिक्के वगैरह नहीं थे। तो यहां पर भी बिल्कुल सेम चीज है। यहां पर भी जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, उसमें बेसिकली जो उनके जानवर हुआ करते थे, या हम कहें काऊ हुआ करती थी, गाय हुआ करती थी, उसका आदान प्रदान करके ये लोग करते थे। मतलब कोई सामान चाहिए तो गाय दे दी, या अपने यहाँ का जितने भी कैटल्स हैं वो दे दिए। ठीक, तो यहां पर भी बेसिकली एक कहा जाए तो बार्टर सिस्टम ही प्रेवलेंट था। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कौन सा सिस्टम प्रेवलेंट था यहाँ पर, बार्टर सिस्टम प्रेवलेंट था। ठीक है, तो ये था इनका मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और ये था इनकी इकोनॉमिक कंडीशन। ये अर्ली वैदिक पीरियड्स की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, अर्ली वैदिक पीरियड्स। ठीक, अब हम देख लेते हैं इनकी सोशल लाइफ की, इनकी रिलीजियस लाइफ क्या थी। मतलब ये किन भगवानों को पूजा करते थे, किन देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। तो अब हम देखते हैं कि इनके यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से देवी देवता हुआ करते थे। तो अगर हम देवी देवताओं की बात करें, ठीक है, वो देवी देवता किसको मानते थे, तो बेसिकली जो चीजें उनको बड़ी मुश्किल से मिलती थी, ठीक है, उन चीजों को वो देवता के रूप में पूजा करते थे। या वो एक तरीके से कहा जाए तो जितनी भी नेचुरल फोर्सेस हैं, नेचुरल फोर्सेस मतलब जैसे कि वो सूर्य भगवान की पूजा किया करते थे। ठीक है, आपने देखा हो कि कृष्ण भगवान के टाइम पर जो पर्वत है उसकी पूजा की गई। मतलब बेसिकली ये लोग नेचुरल फोर्सेस की पूजा किया करते थे। ठीक है, जो चीजें इनको बहुत डिफिकल्टी से मिलती थी, उनके लिए ये पूजा किया करते थे कि वो चीज इनको मिले। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऋग्वेदिक काल की, तो ऋग्वेदिक काल में मैंने आपको देवता के बारे में बताया था, इंद्र। तो इंद्र इनके सबसे इंपॉर्टेंट देवता हुआ करते थे। मतलब अप्रोक्सीमेटली 250 भजन, अगर हम बात करें, अगर 250 भजनों की बात करें जो ऋग्वेद में थे, तो उनमें से जितने भजन थे ऋग्वेद में, उनमें से 250 डेडिकेटेड थे इंद्र भगवान को। इससे यह पता चलता है कि उनके लिए इंद्र भगवान जो थे, देवता जो थे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे। तो जो इंद्र भगवान थे वो क्या थे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे। इनको क्या कहा जाता था, मैंने आपको बताया था कि इन्हीं को क्या बोला जाता था, पुरंदर। पुरंदर का मतलब क्या हुआ करता था, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, फोर्ट्स के डिस्ट्रॉयर। और इन्हीं को रेन गॉड भी कहा जाता था, बारिश के देवता। आज भी माना जाता है इंद्र भगवान को बारिश का देवता माना जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इंद्र भगवान की सबसे ज्यादा पूजा किया करते थे। इसीलिए जो थी पहली पोजीशन, अगर आपसे कोई पूछे कि ऋग्वेद में पहली पोजीशन पर कौन से देवी देवता हुआ करते थे उन लोगों के लिए, तो वो इंद्र भगवान हुआ करते थे। उसके बाद अगर हम सेकंड पोजीशन की बात करें, तो सेकंड पोजीशन पर जो ये सबसे ज्यादा पूजा किया करते थे वो अग्नि की करते थे। क्योंकि ऋग्वेद में अप्रोक्सीमेटली 200 भजन की अगर हम बात करें, तो जो 200 भजन मिले हैं वो अग्नि को डेडिकेटेड है। तो ये क्या किया करते थे, अग्नि की पूजा किया करते थे। ठीक है, अब ये अग्नि की पूजा क्यों किया करते थे, क्योंकि उस टाइम पर जो अग्नि थी वो बहुत ही प्रेवलेंट रोल प्ले करती थी जंगल को जलाने के लिए और खाना बनाने के लिए। मतलब बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट एज वेल एज कुकिंग। तो जाहिर सी बात है, आज भी लोग, बहुत से लोग हैं जो अग्नि देवता को पूजते हैं। क्यों पूजते हैं, क्योंकि उसी अग्नि देवता की मदद से हमको खाना मिलता है। क्लियर, तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो अग्नि देव को भी ये क्या किया करते थे, माना करते थे। इसके अलावा भी बहुत सारे जो थे राजा, बहुत सारे जो देवी देवता हैं, उनको ये माना करते थे। लेकिन अगर पहले दो पोजीशंस की बात करेंगे,
तो पहली पोजीशन पर ये मानते थे इंद्र भगवान को। इसके बाद ये दूसरे स्थान पर पूजा करते थे अग्नि की, ठीक है। और अगर थर्ड पोजीशन पर अगर आपसे कोई पूछ ले तो वो हुआ करते थे वरुणा के बारे में, ठीक है। मतलब वरुणा को ये, मतलब ये क्या किया करते थे, ठीक है, वरुणा की पूजा किया करते थे, ठीक है। इसके अलावा ये एक और की भी पूजा किया करते थे जिनका नाम था सोमा। सोमा को पेड़ों का देवता कहा जाता था, गॉड ऑफ प्लांट्स, ठीक है। ये क्या कहा जाता था, गॉड ऑफ प्लांट्स किसको बोला जाता था। और ये जो इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक मैंने आपको बताया था, ये सोमा रस का, सोम रस का इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है, मतलब कंजम्पशन करने के लिए। तो इनकी जो इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक थी, चूंकि ये सोमा नाम के इसको पूजा करते थे, तो इन्होंने उसका रस का नाम भी क्या रख दिया था, सोमरस। रस का नाम भी क्या रख दिया था, सोमरस। क्लियर। तो ये सारी देवी देवताओं को ये पूजा करते थे। अगर मैं बात करूं तो ऋग्वेद में टोटल 33 जो हुआ करते थे वो ऋग्वेदिक देवी देवता हुआ करते थे, जिनको ये क्या करते थे, पूजा करते थे। तो आपको यह याद रखना है कि सबसे पहली बात तो ये नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे, ठीक है। जो भी चीजें नेचुरल होती थी उनकी पूजा किया करते थे। इसके अलावा 33 ऋग्वेदिक गॉड हुआ करे हैं इसमें, और जो चीफ गॉड हुआ करते थे वो मैंने आपको बताया, इंद्र हो गए, अग्नि हो गए, वरुण हो गए, ठीक है, सोमा हो गए, ठीक है, दुर्गा हो गई, इसके अलावा यमा है, ठीक है, उषा है, कुछ फीमेल्स भी हैं जैसे उषा है, ठीक है। तो इनकी पूजा ये किया करते थे। तो अगर हम बात करें तो रिलीजियस बिलीफ की, तो एक तो सबसे पहली बात तो ये नेचुरल फोर्सेस की पूजा किया करते थे, हेनोथिज्म, ठीक है। ये हेनोथिज्म मतलब इसी तरीके की बात है कि मतलब जो नेचुरल चीजें हैं उनकी पूजा किया करते थे। 33 ऋग्वेदिक गॉड हुआ करते थे, मतलब 33 उस टाइम पर देवी देवता हुआ करते थे। और ये लोग जानवरों की पूजा नहीं करते थे। देखिए, काऊ को भले ही ये लोग काऊ को बहुत ज्यादा मानते थे लेकिन उनकी पूजा नहीं करते थे, ठीक है। तो नो एनिमल वर्शिप। इसके अलावा जो इनके चीफ गॉड हुआ करते थे मैंने आपको बताया, पहले नंबर पे इंद्र, दूसरे पे अग्नि, वरुण, दुर्गा, सोमा मैंने आपको बताया। ये सोमा कौन थे, गॉड ऑफ प्लांट्स। क्लियर। तो ये होता है हमारा कंप्लीट अर्ली वैदिक पीरियड। हमने अर्ली वैदिक पीरियड में उनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखा, उनका सोशल एस्पेक्ट देखा, फिर उनकी अर्थव्यवस्था किस तरीके से थी वो देखी हमने, और उसके बाद फिर हमने इनके रिलीजियस बिलीफ्स को देखा। तो आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसके बाद हम जब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे तो वो करेंगे लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। कंटेंट, मेन कंटेंट यही रहेगा, बस लेटर वैदिक पीरियड में सामाजिक संरचना में क्या चेंज आया, उनके पॉलिटिकल उसमें क्या चेंज आया, ठीक। फिर इसके अलावा रिलीजियस उसमें कोई चेंज आया क्या, उन्होंने किसी और देवता को पूजना शुरू कर दिया। तो अब हम जितनी भी चीजें देखेंगे वो लेटर वैदिक पीरियड की देखेंगे अगले पार्ट में। तो गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन करिएगा। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। और गाइज, मैं आपसे बार बार एक ही बात को कह रहा हूं, बार बार इसी बात को मैं दोहरा रहा हूं, नोट्स मेरे साथ ही आप बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स आप जब हाथ से बनाते हैं तो वो बहुत बेटर होता है इन कंपैरिजन टू कि मैं उसका पीडीएफ दूं या मैं उसको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दे दूं। तो आपको देखिए, आप करिए खुद से पहले, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मैं आपको कुछ टाइम बाद नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, बट खुद से लिखने की आदत डालिए, क्योंकि जब आप खुद से लिखते हैं तो वो चीज आपको जल्दी याद होती है। तो गाइज, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइज, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।